नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे सुशासन सप्ताह की, गांव तक सुशासन की। कारण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सुशासन सप्ताह 2022 के तहत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन किया। सुशासन सप्ताह भारत में हर स्तर पर सुशासन को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। अभियान के तहत ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए देश भर के जिला आयुक्तों, कलेक्टर द्वारा चिन्हित लगभग 3120 नई सेवाओं को जोड़ा जाएगा। अमृत काल के दौरान भारत सरकार तहसील स्तर पर जन शिकायतों के निस्तारण और सेवा प्रदान करने की प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू कर रही है। 19 से 25 दिसंबर तक चलने वाले सुशासन सप्ताह 2022 के दौरान लोक शिकायतों के निवारण की सफलता की गाथाएं भी साझा की जाएंगी। आखिर सुशासन सप्ताह मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, गांव तक सुशासन के क्या मायने हैं? दरअसल सुशासन के 8 लक्षण संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्णित हैं। भारत सरकार ने सुशासन के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। देश में हर साल सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इसलिए मुद्दा आपका में इस पे चर्चा करेंगे और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और जुड़े हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे असम कोकराझार जिला की जिला अधिकारी बरनाली डेका जी से। बरनाली जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से सरपंच लचका डागर जी। लचका जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में सुरेंद्र जी आपसे करूंगा, क्योंकि हम बात जब सुशासन की करते हैं, गुड गवर्नेंस की करते हैं, जाहिर तौर पर है कि आम आदमी के मन में ये सवाल आता है कि सुशासन से तात्पर्य क्या है, उसको सुशासन के तहत कैसे लाभ मिल सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शासन का मतलब ही होता है सुशासन। कुशासन कोई शासन नहीं होता जी। तो शासन की परिभाषा में ही सुशासन अंतर्निहित है। हाँ, हमने उसको सुशासन दिवस या सुशासन सप्ताह के रूप में पालन करके उसको एक नया आयाम दिया है। और नया आयाम यह है कि जो विभिन्न मंत्रालय हैं, आप जानते हैं भारत सरकार, राज्य सरकार, पंचायत स्तर, अर्बन एरिया, सब मिला के सारे लोग अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन इन सेवाओं को देने का टाइम, स्तर, कीमत, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत सारे प्राविधान अलग अलग हैं। सारी सेवाओं को देते समय लोगों के अंदर बहुत सारे ग्रीवांसेस आते हैं जी। ये सेवा हमको समय पे नहीं मिली, इस सेवा के लिए कहा गया था, ये मिला। ये जैसे आप देखते हैं, आप अमेजन में या किसी और इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट पर, ई कॉमर्स में आप ऑर्डर करेंगे, फ़ोन मिलेगा कुछ और। तो ये सेवा तो हुई, लेकिन सुसेवा नहीं हुई। इसी तरह सरकारी सेवाएं, जो सरकार सेवाएं देती, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आपको लोन देने की सेवा हो, या ट्रेन समय पे आए, एयरक्राफ्ट समय पे हुए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं ठीक से काम करें, सरकारी कर्मचारी ठीक से ऑफिस आएँ, समय से आएँ, निर्बाध, निष्काम कर्म से काम करें, ये सारे का एक मात्र अगर एक शब्द मिलेगा तो उसे सुशासन बोलते हैं। जी, जाहिर तौर पर सुशासन के तहत सरकार चाहती है कि जो उसने योजनाएं शुरू की हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं आम जनता के लिए शुरू की हैं, उसका लाभ आम जनता को मिले। बरनाली जी, अगर मैं समझना चाहूँ, आसाम में खास तौर से जो कोकराझार जिला है, जिन योजनाओं की बात सरकार ने की है और सुशासन सप्ताह के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या जमीन पर हमें गांव तक जिस सुशासन की बात की जा रही है उसका कोई क्रियान्वयन असर देखने को मिल रहा है? किस तरह बदलाव आ रहा है? जी, निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। जैसे त्रिपाठी सर ने अभी बताया है कि सुशासन तो साल भर हम करते हैं, बट अब जब एक फोकस्ड अप्रोच होता है कि इस पूरे हफ्ते हम लोग एक फोकस रूप से करेंगे, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, नए स्कीम्स ऑनलाइन लाएंगे, नए सर्विसेज ऑनलाइन लाएंगे, तो कई सारे चीजें कोकराझार में हुआ है। अभी ये पूरा हफ्ता हम लोग कई सारे ऐसे नवाचार कर रहे हैं, कई गतिविधियां हम लोगों ने अभी प्लान किया है जिसको अभी कार्यान्वयन करेंगे। जैसे कई सारे सर्विसेज है जिसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं। जितने हमारे सीपी ग्राम्स और
ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप जो हमारे जिले का ऐप है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्नैपशॉट कोकराझार, तो लगभग 500 से अधिक हम लोगों ने सिटीजन ग्रीवेंसेस जो है उनको एक मिशन मोड में रिड्रेस किया है। उसके बाद अभी हमारे जो तहसील लेवल के, यहाँ पे सर्कल बोलते हैं, तहसील लेवल के जो अफसर है वो लोग जाके गांव तक जाके गांव के जो इश्यूज है वो सुन रहे हैं। तो जो पर्कुलेशन है गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की, तो दिल्ली से जाके कोकराझार के गांव तक, हम भूटान के बॉर्डर पे है, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है, तो भूटान के बॉर्डर के जो गांव है वहां तक भी ये सुशासन के जो प्रैक्टिसेस है वो पहुंच रहे हैं। जी वर्णाली जी, देखने में ये आता है कि जो गांव के लिए योजनाएं सरकार बनाती है उसका क्रियान्वयन जमीन के स्तर पर हो और उसका लाभ सुशासन के तहत आम जनता को मिले। और खास तौर से जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ने सुशासन के स्वरूप को काफी हद तक बदल दिया है। जवाबदेही की बात हो या पारदर्शिता की बात हो, क्या उसका असर भी देखने को मिल रहा है उन योजनाओं में? जी निश्चित रूप से मिल रहा है, क्योंकि कोकराझार के केस में मैं बता सकती हूँ टेरेन की जैसे फॉरेस्टेड एरियाज है, लगभग 50% जिला फॉरेस्टेड है। कई सारे हिली रीजन्स है, कई पे ऐसा है कि छोटे छोटे जो मतलब रिवराइन आइलैंड टाइप के बने हुए हैं, तो ऐसे जगहों में लोगों के लिए फिजिकली आना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक आने के लिए उनको 500-600 रुपए उनको खर्चा करना होता है, प्लस जो डेली वेज है वो लूज करते हैं। अब थ्रू टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया है कि लगभग 61% पॉपुलेशन के पास मोबाइल फोन्स है, तो मोबाइल फोन के जरिए कई बार दिन में मुझे 100-200 तक कंप्लेंट्स आ जाते हैं कि मैडम ऐसा हुआ है, यहाँ पे फलाना जल जीवन मिशन में ये इशू है। उसमें से कई हो सकते हैं कि एक छोटा मोटा कुछ ग्रीवेंस हो, बट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से एक तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है और दूसरा जो लास्ट माइल तक रीच है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। जी लक्षिका जी, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि सवाल गांव तक सुशासन का है, क्या गांव के संदर्भ में जिन योजनाओं का वायदा राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने किया या लोगों को लाभ की बात है, क्या उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि गांव के स्तर पर सुशासन का असर हमें देखने को मिल रहा है? क्या बदलाव आप देखती हैं, क्या बदलाव आप पाती हैं? हाँ जी, अभी तो बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। लाइक जैसा कि टेक्नोलॉजी की बात भी की थी, तो लोग आजकल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो वो उनको पता है कौन सी योजना उनके लिए आ रही है। स्पेशली गांव के लोगों के लिए मैक्सिमम योजनाएं बनाई जाती हैं, तो वो उन तक पहुंच रही है, बराबर तरीके से पहुंच रही है। और जो मीडियम हम लोगों का रहता है, एज ए सरपंच हम लोगों को योजना उन तक पहुँचानी रहती है, वो भी हम लोग बखूबी वो काम कर रहे हैं। और गाँव के लोग सभी हमारे पास आते हैं उस योजनाओं के बारे में जानने के लिए। साथ ही हम उनको पूरी डिटेलिंग देते हैं कि आपको किस योजना के लिए क्या क्या लाभ मिलेगा, आप कहाँ कहाँ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से आपको उसका लाभ मिल पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब जो सप्ताह चल रहा है ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा उन लोगों के लिए जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, और अब वो योजना का लाभ ले पाएंगे। साथ ही जो शिकायतों का निराकरण भी होने वाला है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब मैक्सिमम टाइम ये होता है कि शिकायत आ रही है पर उसका सल्यूशन नहीं मिल पाता। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संदेश में एक महत्वपूर्ण बात कही है कि शासन का प्रभाव बढ़े लेकिन प्रत्येक नागरिक के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम हो। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है, जैसा आपने सुना होगा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात चल रही है जी, कि सरकार हर काम करे, सरकार के द्वारा ही हर काम हो। इस दिशा से, इस चिंताधारा सरकार मुक्त हो रही है। अब नागरिकों के ऊपर विश्वास कर रही है, नागरिक अपने जिम्मेदारी स्वयं लें, समाज ले, बाजार ले, जो जिस तरह स्तर पर हो। तो सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि सरकार का अभाव भी हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सरकार ना हो, सरकार का प्रभाव भी हो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सरकार निश्चित रूप से हो, और सरकार का दबाव भी हो, जहाँ ज़रूरत है सरकार का इखलाक भी हो, हैसियत भी हो कि सरकार चाहती है तो ऐसा हो, वरना तो स्वच्छंद लोग अनार्की की तरफ जाएंगे ना। तो कहने का मतलब है कि सरकार का उतना ही प्रभाव हो जितना कि, जैसे कि आज हमारे मंत्री जी बोल रहे थे कि अगर जब महिलाएं अपने बच्चों की डिलीवरी करती हैं तो वहाँ एक कंसेप्ट है कि एक अटेंशन इतना दीजिए जितना की ज़रूरत हो, बट अनयूजुअल अटेंशन ठीक नहीं है। उससे क्या होता है कि महिला के अंदर ही एक दो लगता है कि हमको
मेरी तबीयत खराब है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सरकार का अब जो उद्देश्य है कि सरकार नागरिकों पर विश्वास करके नागरिकों को अपने हिसाब से चलने के लिए एक स्वच्छंद रास्ता तैयार कर रही है। जी, जैसे आप पहले बताऊं मैं, जैसे आप आपने शुरू किया, जिक्र भी किया था, गांव के लिए योजनाएं बनती हैं। आज गांव के लोग शहर आ रहे हैं, शहर के लोग भी तो गांव जा रहे हैं। तो आज शहर में जो सुविधाएं मिलती हैं, उनको समय पर जल मिल रहा है, बिजली कभी जाती नहीं है, इंटरनेट मिल रहा है, बच्चों के स्कूल अच्छे खासे खुल रहे हैं, स्कूलों में टीचर हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं। जब वो बच्चा, वही आदमी इंसान जब गाँव में जाता है, इन चीज़ों का अभाव देखता है, तब वो प्रेरित करता है, उसके अंदर एक भावना आती है कि शहर में सुविधाएं तो हैं, गांव में क्यों नहीं। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रशासन गांव की तरफ जाए ताकि गांव की समस्याएं गांव में ही सुलझाई जाएं। जैसा भी आपने सुना, बर्नाली डेका जी बता रही थी कि भूटान के बॉर्डर में या जो भी हमारे बॉर्डर या आउटफ्लंक एरियाज़ में है, वहाँ भी प्रशासन पहुँच रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम दिल्ली या दिल्ली के आसपास या लखनऊ और भुवनेश्वर में पहुँच रहे हैं, हम जन जन तक और गण गण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी हमको पहुंचा रही है। जी, ये टेक्नोलॉजी की जो बात है, इसने काफी काफी हद तक बदला है। शासन की जो कामकाज के तरीके थे, जो तौर तरीके थे, काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। जीवन की राह भी काफी आसान इससे हुई है। आम जनता की पहुंच शासन तक हुई है और शासन की पहुंच आम जनता तक हुई है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब हम बात सुशासन की करते हैं? देखिए, एक ज़माना था कि लोग बोलते थे सरकार 100 रुपये देती है, जनता के पास 15 पहुंचता है। वो एक विवाद का विषय हो सकता है कि 15 पहुंचता था कि 16 पहुंचता था, जिसको हम ट्रिकल डाउन थ्योरी बोलते थे। छन छन कर लोगों के पास सुविधाएं पहुंचे। आज सरकार, अगर आप टेक्निकल या एकेडमिक लैंग्वेज में कहें तो हम वाटरफॉल अप्रोच की बात कर रहे हैं। सरकार अगर 100 रुपये दे रही है तो बेनिफिशरी के पास सीधे 100 रुपये पहुँचे। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जनधन के माध्यम से हम ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं कि लोगों को सरकार के पास आना ही ना पड़े। जी, जैसे आज मंत्री जी ने बताया, पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, उसके उन्होंने बायोमेट्रिक फेशियल टेक्नोलॉजी, जो अप टू डेट टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसकी राह आसान बना रहे हैं। इसी तरह से प्रमाण पत्र हैं, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे पासपोर्ट हो, आपके बैठे बैठे घर मिल जाए, ताकि आपको ज़रूरत से ज़्यादा दौड़ना ही ना पड़े। यही तो सुशासन है कि जनता को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके दाम के अनुसार, काम के अनुसार जो सरकार प्रॉमिस करे, उसी तरह उसको सर्विस मिले। यही सुशासन का लक्ष्य भी है। और इसी एरिया में पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। 50 साल पहले एसटीडी बूथ था, आज एसटीडी बूथ नहीं है। वीसीआर था, आज वीसीआर नहीं है। लेकिन आज मोबाइल है। 80 करोड़ लोगों के पास आज मोबाइल है, जो उनका कि कंप्यूटर से वास्ता पहली बार मोबाइल के थ्रू हो रहा। तो अगर हम मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो लोगों के पास तुरंत पहुंच जाता है। अब विलम्ब नहीं लगता। जो न्यूज़ हम राज्यसभा टीवी या संसद टीवी आज यहाँ दिखा रहा है, यही न्यूज़ पूरे विश्व में, संसार में दिख रहा है। तो कोई गांव का, शहर का आदमी अलग अलग न्यूज़ नहीं देख रहा है, अलग अलग सेवाएं भी देख रहा है। तो इस नाते अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को जीवन सुगम बना सकते हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सरकार का अभाव भी हो, सरकार का प्रभाव भी हो, तभी तो सुशासन है। और इसी सुशासन की दिशा में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, खास तौर से इस सप्ताह में हम ARPG की तरफ से माननीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इच्छा जो निर्देशन में हम इसी दिशा में काम आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों को शासन का लाभ मिले, और शासन का लाभ उनके अनुसार, शासन के अनुसार नहीं, लोगों की आवश्यकता के अनुसार मिले। जी, वर्नाली डेका जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि पुराने कानूनों की बात अक्सर प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में करते हैं। तमाम कानून निरस्त किए गए हैं, लेकिन अगर आम आदमी की दृष्टि से मैं बात करूं, गांव की बात करूं या शहरों की बात मैं करूं, तो क्या इन कानूनों को जो निरस्त किया गया है, छोटे छोटे मुद्दे हैं, क्या उनको खत्म करने से क्या समाधान आया है? क्या सकारात्मक रूप से आप बदलाव देखती हैं? मतलब इंग्लिश में जो वर्ड है फिनोमिनल, कोई और वर्ड समझ में नहीं आता है। आई थिंक इम्पैक्ट तो फिनोमिनल हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, असम सरकार ने भी कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और जो इम्पैक्ट लास्ट माइल पे है वो बहुत ही ज्यादा है। ऑलरेडी त्रिपाठी सर ने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मैंने सर्विस ज्वाइन किया था 2009 में, 9 से लेकर अभी 13 साल हो गए 22 में, और इस दौरान जो मैंने चेंजेस देखे हैं वो शायद मैं 9 में जब मैंने ज्वाइन किया था मैं नहीं कल्पना कर सकती थी कि इतना सारा चेंज हमारे इंडिया में, हमारे सरकार में इतने क्विक पेस में सो मेनी चेंजेस होंगे।
तो लास्ट माइल पे अगर देखा जाए, एक तो इनिशियली जब हम लोगों ने देखे थे नए चेंजेस कुछ फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द स्टेट लेवल आता था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको लगता था कि ये कहाँ तक इम्पैक्ट इसका होगा। जी। बट कुछ सालों में देखा गया है कि जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे लोगों का भी, हम लोग कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो गांव के जो ग्रामीण है उनकी जो कैपेसिटी है चेंज एब्जॉर्व करने की, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि पर उनको अगर एक अवेयरनेस दिया जाए, उनको वो समझाया जाए, तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में वो पिकअप कर लेते हैं। तो वो अडॉप्शन जो है हर एक स्तर पे बहुत क्विकली हुआ है और एक फिनोमिनल इम्पैक्ट आया है। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, अगर हम पुराने कानून की बात करते हैं, क्योंकि यह मुद्दा खासा महत्वपूर्ण है जब हम सुशासन की बात करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जब सुशासन की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो पुराने कानून थे वो कहीं ना कहीं बाधक बनते थे। छोटी छोटी चीजों के लिए आम आदमी को परेशान होना पड़ता था। लेकिन पिछले 7-8 सालों में कई ऐसे कानून को निरस्त किया गया है जिनका कोई बहुत अहम योगदान नहीं था, लेकिन फिर भी रुकावट का काम वो करते थे। कैसे एक बदलाव हो रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि सरकारें आती हैं कि हम ये कानून बनाएंगे। जी। हमारी सरकार है जो बोलती है कि हम ये कानून निरस्त करेंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है कि हम समाज की समस्याएं या बाजार की समस्याएं केवल कानून के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम ब्रिटिश राज के हमारी लेगेसी है, जहां नागरिकों पर अविश्वास था, प्रशासकों पर अविश्वास था, इसलिए उसके लिए कानून बनाने पड़ते थे। इतने कानून बना दो ताकि वो कानून के हिसाब शासन चले। हम मैनेजमेंट में टेलरियन लैंग्वेज बोलते हैं कि सारे नियम ऐसे कर दो कि डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाए। जी। और उस डिस्कशन के चक्कर में लोगों को सुविधाएं भी मिलनी बंद हो गई। आज कानून खत्म हो रहे हैं, छोटे छोटे कानून है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सेल्फ अटेस्टेशन है, अब अटेस्ट का आप गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के अपना अपनी मार्कशीट ले आइए, उससे सत्य असत्य थोड़ी हो जाता है। जन्म मृत्यु प्रमाण है, आप जेरॉक्स कॉपी दे रहे हैं, बोले नहीं हम तो ओरिजिनल ही चाहिए। ओरिजिनल कितनी जगह आप लेके घूमेंगे? तो बहुत सारे कानून हैं जो कि जनता की सुविधा के लिए बनाए गए। आज आप देखिए कि आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि आज कोई व्यवसाय करना चाहे उसके 1200 से ऊपर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कानूनों का अनुपालन करना पड़ता है। 50 से 60 हज़ार ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं या सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है या हाई कोर्ट रूलिंग है जिनका अनुपालन करना पड़ता है, इसलिए कि एक व्यवसाय चलाने के लिए। अब इतने कानूनों का अनुपालन करेगा एक छोटी सी इकाई 5 लोगों को लाके एक चाय समोसा या पकौड़े बेच रही है या कुछ और नए नए व्यवसाय कर रही है, कुछ भी व्यवसाय, स्कूल चला रही, कुछ भी अच्छे अच्छे व्यवसाय कर रही, अगर वो कानूनों के पालन में ही धंधे में पड़ी जाएगी तो अपना व्यवसाय कम करेगा। सरकार चाहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो, कानून उतना ही हो जितना ज़रूरी हो, और गैर ज़रूरत कानूनों को हटाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास सरकार ने किया है। 2000 से अधिक कानूनों को निरस्त करना एक बोल्ड स्टेप है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। कारण कानून बनाना एक उपलब्धि है, लेकिन कानून को निरस्त करना उससे बड़ी उपलब्धि होती है। कारण उस पर हमने विचार किया है कि इन कानूनों की आवश्यकता आज की तारीख में या आगामी भविष्य में नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। लक्षिका जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जब बात सुशासन की होती है, जाहिर तौर पर आम आदमी के लिहाज से पारदर्शिता और जवाबदेही, जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसमें पारदर्शिता हो और उन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किसी की एक जवाबदेही तय हो ताकि आम आदमी को उन योजनाओं का लाभ मिले। आप सरपंच हैं उज्जैन से, योजनाओं में क्या आप ये पा रही हैं कि उसमें पारदर्शिता पहले से बेहतर हुई है, जवाबदेही बढ़ी है शासन की? क्या यह बदलाव आपको महसूस हो रहा है, आम गांव के लोगों को महसूस हो रहा है? हाँ जी। जो पहले की बात करें हम लोग, तो मेनली ये होता था कि वो फॉर्म जमा कर देते थे, पर वो फॉर्म कहाँ जा रहा है किसी को खबर ही नहीं रहती थी। वो सही जगह पे पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा है, किसी को पता नहीं चलता था। वो लोग बैठे रह जाते थे कि अब योजना का लाभ मिलेगा, अब हमें योजना का लाभ मिलेगा, पर उनको समझ ही नहीं आता था कि एक्चुअल में वो फॉर्म गया कहाँ है। तो जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि एक एक चीज़ की मेंटेनेंस होता है, हर जगह का पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ये वाला फॉर्म पहुँच गया, अब इससे आगे यहाँ पे पहुँचेगा। तो इससे ये समझ आता है कि सामने वाला जिम्मेदार भी हो रहा है और पारदर्शिता भी आ रही है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि अब हर कोई बता सकता है कि आपकी जो योजना है आपको इस टाइम तक आपको ये लाभ मिल जाएगा। जैसे अभी हमने 1-2 दिन पहले ही किसी का फॉर्म भरा, तो उसकी डेट फिक्स्ड हो गई कि 7 तारीख को आपको ये योजना का लाभ मिल जाएगा। तो इससे सामने वाले को भी ये पता चल जाता है कि नहीं, मेरा जो मुझे योजना मिलने वाली है इस तारीख तक मिल जाएगी। तो वो भी निश्चित हो जाता है। पहले की तरह लोगों को ये रहता था कि भटकना पड़ जाता था
या वो सोच में ही रहते थे कि हमें योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सुशासन चल रहा है। और साथ ही वो लोग जो गवर्नमेंट है वो हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती रहती है, जिससे लोगों को ये पता चल जाता है कि इस योजना का लाभ हमें इस तारीख तक लेना है। जैसे अभी फसल बीमा योजना का है तो जी। 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे उसके। तो लोगों को पता है कि हमें 31 दिसंबर तक फॉर्म भरना है, मतलब भरना है, उसके बाद हमें योजना का लाभ मिलने लग जाएगा। तो इस तरीके से शासन जो डिसीजन ले रही है और लोगों को एकजुट होकर काम कर रही है, उससे देखने को मिलता है कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों आई है। सुरेंद्र जी, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर आम जनता के लिहाज से बात की जाए, आपने सरकार ने योजना बना दी, लेकिन उस योजना का आम आदमी को लाभ मिला या नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो इसकी जवाबदेही किसकी है? पारदर्शिता कितनी है योजना में? ये दो महत्वपूर्ण पहले मैं समझता हूं कि सुशासन की दृष्टि से आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें बदलाव हुआ है? देखिए, योजना के दो पहलू होते हैं। एक होता है आर्थिक, कि हमने पैसे दिए, पैसे सही जगह पहुंचे। दूसरा होता है पैसे देने की प्रक्रिया, जिसमें जो आदमी पैसे दे रहा है या सुविधाएं दे रहा है या कोई जन सुविधा दे रहा है, वो कितना जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार है, या उसके लिए कितना वो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर वो डिनाइल ऑफ सर्विस हो या वो सर्विस उसने नहीं दिया। जी। आज के तारीख में आप देखिए, मान लीजिए आप स्वनिधि योजना लीजिए या ओल्ड एज पेंशन लीजिए, कोई भी योजना लीजिए, सरकार ने निर्देश दी। मान लीजिए किसान, सबसे जैसे सरपंच जी ने बताया कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना है। आप आज जिस दिन पैसा किसान सम्मान निधि का रिलीज होता भारत सरकार का, उसके 1 घंटे के अंदर लगभग 12 से 14 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। किसी बीडीओ को, किसी कलेक्टर को, किसी तहसीलदार को, किसी एग्रीकल्चर वाले को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर गलत है, किसी ने गलत तरीके से लिया है, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ये जवाबदेही आज आ गई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि जो जिसको मिलना उसको तुरंत और त्वरित मिल रहा है। जी। दूसरा है जवाबदेही इकट्ठा करने के लिए ग्रीवेंस मैकेनिज्म, जिसकी बात आज आपने शुरुआत में करी। जो सीपी ग्राम सिस्टम है या राज्य सरकार के स्तर पर ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है कि जनता की आवाज़ भी सुनी जाए, जनता की चॉइस भी देखी जाए। व्हाट वी कॉल इट वॉइस एंड चॉइस। तो जनता की चॉइस भी देखी जा रही है, उसको कौन सी स्कीम पसंद है, जो पसंद है उसको 100% सैचुरेशन मोड में दिया जाए ताकि उसके लिए भागा दौड़ी ना हो। अगर सारे गरीबों को घर मिलना है तो गरीबों की लिस्ट बन जा रही है, सबका लिस्ट में नाम आ जा रहा है। तुम्हारा 100 लोगों का इस साल, 50 लोगों का अगले साल, और 2 साल में 100% सैचुरेशन हो जाएगा। आपने देखा है शौचालय निर्माण में कितना त्वरित गति से काम हुआ। आज बैंक अकाउंट खोलने में 46 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। इसमें ये नहीं दिखा कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन इस जाति का है, कौन उस रीजन का, कौन इस धर्म का है। हर एक को शतकड़ा सौभाग मिलेगा। इसलिए लोगों को एक सर्टेनिटी आई है कि प्रशासन न केवल जवाबदेह हुआ बल्कि शीघ्रता से काम कर रहा है। जी, एक बड़ा मुद्दा आपने बराबरी का उठाया। वरलाली डेका जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहूँगा, क्योंकि बात जब बराबरी की होती है, बात चाहे गांव के विकास की हो या शहर के विकास की हो, इसको लेकर पहले सवाल उठा करते थे। और भी तमाम जातियों को लेकर, धर्मों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते थे। क्या इस सुशासन की जब हम बात कर रहे हैं तो उस सुशासन का लाभ बराबरी के साथ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? किस तरह यह बदलाव देखने में आ रहा है? देखिए मनोज जी, ये शायद अभी तक भी कहना मतलब सही नहीं होगा कि सभी जो सेक्टर्स है या हर एक जो श्रेणी है सबको लाभ बराबर आज तक भी मिल रहा है। बट आप हिस्टोरिकली कंपेयर करें, हिस्टोरिकल डेटा कंपेयर करें तो डेफिनेटली पहले से ज्यादा इक्वालिटी आई है। कि अभी कोई भी इनिशिएटिव हो, जैसे एक अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सरकार अनाउंस करती है तो निश्चित रूप से जो अर्बन के लोग हैं वो जल्दी मेरे पास आ जाएंगे कि मैडम ऐसा स्कीम है, ऐसा करना है। मे बी जो थोड़े फार ऑफ एरियाज है उनको वो खबर ही नहीं उनको मिलेगी इतनी जल्दी। बट पहले के तुलना में डेफिनेटली जो इक्वालिटी है वो बढ़ी है। और हर एक लेवल पे आप देखिए, मतलब जेंडर के साइड से अगर आप देखिए, आजकल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, आजकल विमेन हेडेड हाउसहोल्ड्स के लिए स्पेशल स्कीम्स है। जेंडर के रूप से देखिए, कास्ट के रूप से देखिए, एक आप अगर किसी भी और एंगल से देखिए, इक्वालिटी धीरे धीरे आ रही है, पहले के तुलना में काफी आ रही है। जी, सुरेंद्र जी, आपका कुछ कहना है इस मुद्दे पर?
मैं इस पर ज़रूर इसको कहूँगा कि आज इक्वलिटी का इशू रहा ही नहीं। जहाँ सैचुरेशन मॉडल है, सरकारें बेनिफिशरी की लिस्ट दें, उनको तुरंत पैसा मिल जाए, तो इसमें तो इनइक्वलिटी का इशू है ही नहीं है। जो सैचुरेशन बेस्ड अप्रोच है, यस कुछ चीज़ें हैं जहाँ आइडेंटिफाइबल हैं, जैसे आप स्कूल में हैं, आप हर एक को PhD फिजिक्स में नहीं करा सकते, हो सकता है उसकी इच्छा हो, सीटें नहीं हो सकता है इंजीनियरिंग की सीटें कम हो, तो वहाँ इक्वलिटी का इशू हो सकता है। लेकिन जो वेलफेयर स्कीमें हैं, जो सरकार की जो जनहिताय कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसको बोलते हैं सर्वमंगल मांगल्य तक कैटेगरी की जो योजनाएं हैं, उसमें कोई भी पात्रांतर नहीं है, कोई भी हेर फेर नहीं है, और जिसको मिलना चाहिए लगभग 100% मिल रहा है। ये कहीं कहीं बेनिफिशरी खोजने में अगर विलम्ब हो रहा है तो राज्य सरकारें अगर उस पर सहायता करती है तो भारत सरकार उसको और अच्छा कर सकती है जी। लेकिन भेदभाव या इतने इस प्रतिशत इतने लोगों को, इतने इस प्रतिशत इतने लोगों को मैंने तो नहीं देखा। चाहे आप उज्ज्वला ले लीजिए, चाहे उजाला ले लीजिए, चाहे स्वच्छता कार्यक्रम ले लीजिए, चाहे आपको ये बैंक अकाउंट खोलने हो या किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, स्वनिधि हो। कोरोना काल में स्वनिधि स्कीम का मतलब क्रियान्वयन हुआ है। 25 दिन के अंदर लगभग 10 लाख लोगों को बेनिफिट मिला। किसी MP, MLA, वार्ड मेंबर, सरपंच की पूछने की जरूरत नहीं है। चुपचाप दरखास्त दो, बैंक में जाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, स्वनिधि आपको मिलना है, तुरंत आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। जी, ये तो राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी। हाँ, कहीं कहीं अगर शासन में कोई कमियां हैं तो उसको दूर करने की आवश्यकता है जी। लेकिन मुझको लगता है कि बहुत प्रगति हुई है जी। आशातीत प्रगति हुई। जी बिल्कुल। और सुशासन सप्ताह का उद्देश्य भी ये है कि जो कमी है, आम जनता की शिकायत है, तो उसे सरकार तक पहुंचाए। तहसील के स्तर पे सरकार ये अभियान चला रही है कि अगर आपकी कोई शिकायत है, दिक्कत है, तो उसका समाधान हो सके। जाहिर सी बात है, सुशासन सप्ताह के दौरान प्रशासन गांव की ओर अभियान शासन के नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ाने की एक सुशासन की पहल है, जो राष्ट्रीय स्तर पे एक नए अभियान का सृजन करेगी। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।